तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्रीकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। यूनाइटेड नेशन यानी संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट है, बल्कि दो रिपोर्ट है, 2022 और 2023, 2022 और 2023 की। इस रिपोर्ट के हिसाब से 2022 में पूरी दुनिया में 48,800 विमेंस और लड़कियों का मर्डर हुआ, कत्ल हुआ, यानी 48,800 महिलाओं और लड़कियों का कत्ल हुआ। जबकि 2023 में 53,100 53,100 विमेंस एंड गर्ल्स इनका कत्ल हुआ। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि इनमें से 60% मर्डर जो महिलाओं के हुए, ये लड़कियों के हुए, उसके कातिल कौन थे जानते हैं? उसके कातिल थे उसके अपने पार्टनर, पति, एक्स पार्टनर, मौजूदा पार्टनर या हस्बैंड। ये डेटा, ये आंकड़ा इसलिए आपको बता रहा हूं कि इधर कुछ दिनों से हमारे देश में एक मजाक भी चल रहा है, मीम्स की बाढ़ आई हुई है। मियाँ और बीवी के बीच नोक झोंक की बातें, तकरार की बातें, ये तब से चली आ रही हैं जब टीवी भी नहीं था, मोबाइल भी नहीं, इंटरनेट भी नहीं, सोशल मीडिया भी नहीं। लेकिन अब नोक झोंक से हटकर जो घर घर में, कहीं ड्रम में, कहीं बैग में, कहीं फ्रिज में, कहीं कुकर में, कहीं बेड में, कहीं बेड के अंदर, कहीं फर्श में, कहीं दीवार पर जो लाशें निकल रही हैं और जिसमें पति पत्नी को मार रहा है या पत्नी पति को, तो इसलिए ये डेटा आपको देना ज़रूरी था। अभी मेरठ का मामला शांत भी नहीं हुआ कि इसी बीच में दो और खबर आ गई। एक पटना से आई, एक अस्पताल की लेडी डायरेक्टर, उसके अपने हस्बैंड ने किलर से उस केस जिसमें मैं 6 गोलियां उतरवा दी, हस्बैंड ने अपनी वाइफ के। और दूसरी कहानी जो आज आपको सुनाने जा रहा हूं वो तो और भी हैरान करने वाली कहानी है। मतलब इश्क, पति पत्नी रिश्ते, इन सब को लेके जो क्राइम हो रहे हैं, सोच से परे की चीज़ है। जब एक शादी होती है तो पति पत्नी जब बंधन में बंधते हैं तो एक घर बसता है। लेकिन यहाँ अब घरों से लाशें निकल रही हैं और घर उजड़ रहे हैं। इसी यूनाइटेड नेशन का एक डेटा या एक रिपोर्ट ये भी कहती है कि जो 50,000 से ज़्यादा, 48,000 से ज़्यादा जो 2 साल के आपको डेटा दिए, उसमें जो मर्डर हुए, कत्ल हुए, उसमें 90% कत्ल घर के अंदर हुए। यानी जिस घर में पति पत्नी रह रहे हैं वहीं से एक लाश बाहर आ रही है, या तो पति की या पत्नी की। तो अपने यहाँ भी इधर लगातार बाढ़ आई हुई है ऐसी खबरों की। हालांकि अपने देश में कोई ऐसी एजेंसी नहीं है जो इस तरह के डेटा तैयार करे कि हर साल हमारे देश में कितने पति का कत्ल पत्नी करती हैं या कितनी पत्नी पति का कत्ल करती हैं। अलग से डेटा नहीं है। एक इकलौती एजेंसी NCRB, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, वो सिर्फ ये देती है कि देश में कितने मर्डर हुए और किन किन वजहों से मर्डर हुए। तो लास्ट उनका जो डेटा था उसके हिसाब से हमारे देश में 28,000 के आसपास मर्डर हुए, और उसमें से 2 उन्होंने जो निकाले वो ये कि इसमें से 1401 मर्डर जो हुए थे वो लव अफेयर में हुए, और 1440 रिश्तों को लेकर हुए, हस्बैंड वाइफ के। लेकिन उसमें फैमिली मेंबर भी शामिल है। तो एग्जैक्ट हस्बैंड ने कितने कत्ल किए पत्नियों के और एग्जैक्ट वाइफ ने कितने मर्डर किए हस्बैंड के, ये डेटा अभी तक अलग से नहीं बना। पर मुझे लगता है जिस तरीके से ये सारी चीज़ें अब सामने आ रही हैं, आने वाले वक्त में NCRB को इसका एक अलग कॉलम बनाना पड़ेगा। तो खैर, आज की कहानी शुरू करते हैं। जिस मेरठ से ड्रम निकला, मुस्कान और साहिल की कहानी आजकल आप देख ही रहे हैं, मीम बन रहे हैं। अब लोग घरों में ड्रम की बातें करने देख के भाग जाते हैं। उसी मेरठ से 400 किलोमीटर दूर उसी यूपी में एक जगह है जिसका नाम है औरैया। इस औरैया में 5 मार्च को एक शादी थी दिलीप, और शादी थी दिलीप के साथ प्रगति की जो बड़ी बहन थी, वो दिलीप के बड़े भाई से ऑलरेडी उसकी शादी हो चुकी थी। तो एक तरह से उसी घर में प्रगति जा रही थी जिसमें उसकी बड़ी बहन ऑलरेडी बहू बनकर रह रही है। घर वालों ने दोनों की मर्जी से शादी की, प्रगति भी तैयार हो गई, उधर दिलीप भी तैयार था। दिलीप एक करोड़पति घराने का लड़का था, 21 साल उम्र।
वो जो क्रेन व्रेन चलते हैं तो वो सारी मशीनें थी उन लोगों के पास बड़ी बड़ी, तो करोड़ों रुपए की मिल्कियत। तो अच्छा घर था, प्रगति की बड़ी बहन खुश थी, पैसे भी थे, तो घर वालों ने सोचा कि छोटे बेटे से छोटी बेटी की शादी कर देते हैं। रिश्ता तय हो गया। 5 मार्च को बड़ी धूमधाम से शादी हुई। दिलीप पूरे ताम झाम के साथ बारात लेकर आया, उसके बाद प्रगति को ब्याह कर अपने घर ले गया। 6 मार्च को वो घर पहुंची। उसके बाद धीरे धीरे वक्त बीता, वहां पे तमाम मेहमान आए, मुंह दिखाई में पैसे मिले। फिर इसी बीच 8 दिन बाद होली आ गई। तो 6 मार्च को ससुराल आने के बाद 2 दिन के बाद उनकी रस्म थी, वो फिर वापस अपने मायके चली गई थी 8 मार्च को। फिर वो वापस आई 4 दिन के बाद 12 मार्च को। फिर 14 मार्च को होली थी, होली पे फिर मायके चली गई क्योंकि शादी के बाद पहली होली थी। 14 मार्च को अब प्रगति घर चली गई और अब अपने घर पर है, मायके में। शादी के अब ठीक 14वां दिन था। 5 मार्च को शादी हुई और अब 19 मार्च की तारीख आ गई। लगभग 14-15 दिन तक शादी की छुट्टी ले रखी थी दिलीप ने सॉरी, और उसे लगा कि अभी शादी है तो छुट्टी ले लेते हैं। छुट्टी वुट्टी ले ली, फिर होली भी थी। 14 दिन बाद पहली बार वो काम पर गया अपने इलाके में क्रेन को लेकर, बाकी कहीं से जो टेंडर ठेका बाकी चीज़ें थी। तो 19 तारीख को काम पर निकला। वहाँ से उसने अपने बड़े भाई को फ़ोन किया कि अब मेरा काम ख़त्म हो गया, मैं घर लौट रहा हूँ। शादी का घर था अभी तक, लेकिन घर नहीं लौटा। घर वालों ने रात हो गई फ़ोन किया, परेशान इधर उधर ढूंढा। इसी दौरान किसी अजनबी ने उसी इलाके में गांव से कुछ किलोमीटर दूर एक लाश देखी। पुलिस को फ़ोन किया, पुलिस पहुंचती है मौके पर। लाश की शिनाख्त होती है दिलीप के तौर पर। घर वालों को खबर दी गई कोहराम। सिर्फ 14 दिन पहले शादी हुई थी। इधर दिलीप की मौत की खबर अब दिलीप के ससुराल पहुंची। प्रगति जो भी 14 दिन पुरानी दुल्हन, अभी हाथों की मेहंदी भी नहीं सूखी है, उस तक खबर पहुंची। वो बदहवास रोते चीखते ससुराल पहुंचती है, पूरा ससुराल पहुंच जाता है। अब जवान बेटे की मौत, 14 दिन पहले शादी का घर, अब भी वही सजावट थी, अब मातम में बदल गया। प्रगति घर आई, रो रो कर बुरा हाल। पूरा मोहल्ला, पूरा ख़ानदान, दोनों पहलू के जो दोनों पक्षों के लोग हैं, सबकी हमदर्दी है प्रगति के साथ कि देखो सिर्फ 14 दिन बाद विधवा हो गई और वो लगातार रोए जा रही है। और ऐसे आलम में यही हाल होगा। मतलब कोई भी नहीं सोच सकता कि इतनी जल्दी शादी हुई है, अभी हाथों की मेहंदी भी सूखी नहीं है और आप विधवा हो गए। खैर, इधर घर और इमोशन अलग चीज़ थी, उधर पुलिस का काम था एक केस की तफ्तीश करना। पोस्टमार्टम हुआ तो पता चला कि गर्दन के पीछे गोली मारी गई है, शरीर पर तेज धार हथियार के बहुत सारे निशान हैं। अब पुलिस केस की तफ्तीश आगे बढ़ाना शुरू करती है, पता करती है पहले करोड़पति दिलीप कोई दुश्मनी, पता चला कि नहीं, वो सीधा साधा पूरे गांव में क्या दूर दूर तक कोई दुश्मन नाम का चीज़ नहीं। इधर नई नई शादी, पता चला कि शादी के बाद दोनों बहुत खुश थे, प्रगति भी खुश थी, दिलीप भी खुश था। प्रगति के घर वालों में भी ऐसा कोई नहीं जो मतलब क्रिमिनल जिसका बैकग्राउंड हो। अब पुलिस तफ्तीश कर रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि कातिल कौन है, लेकिन केस को अंजाम तक पहुंचाना है। पुलिस ने फिर वही अपना नया तरीका अपनाया जो आजकल है बड़ा काम का, सीसीटीवी कैमरा और मोबाइल का जो कॉल डिटेल है उसका डेटा, उसको खंगालने का फैसला किया। अब घर वालों से पूछताछ की कि कहाँ से कहाँ तक गया था दिन भर के। उस दिन 19 मार्च का जो उसका रूटीन था, पुलिस ने उसको फॉलो किया, पूरी टीम को। जिस जगह लाश मिली थी उस जगह के आसपास पुलिस ने देखना चेक किया शुरू कि कहीं कोई कैमरा हो, दिख जाए सीसीटीवी। पर वो सुनसान इलाका, वहाँ सीसीटीवी कैमरा था नहीं। लेकिन फिर पता चला कि एक रेस्टोरेंट में गया था दिलीप और वहाँ कुछ लोग आए थे और फिर उनके साथ वो क्रेन लेकर निकला था। तो जब क्रेन लेकर निकला तो क्रेन तो काफ़ी बड़ा होता है, उन रास्तों को पुलिस ने टटोलना शुरू किया। पुलिस के नसीब ने साथ दिया, एक जगह एक कैमरा दिख गया। कैमरा दिखा तो वो क्रेन भी नज़र आया। पुलिस को उस क्रेन पर दिलीप के अलावा कुछ 3-4 और लोग बैठे नजर आए, लेकिन चेहरा साफ नहीं था। अब यहाँ से ये पता चला कि जिस रेस्टोरेंट में वो बैठा था उससे पूछताछ हुई तो मालूम हुआ कि दिलीप आया था, घर जा रहा था। कुछ लोगों ने कहा कि उनकी गाड़ी फंस गई है, क्रेन की ज़रूरत है।
मदद कर दीजिए। दिलीप ने इंसानियत के नाते कहा चलो मैं ही मदद कर देता हूँ। वो क्रेन लेकर खुद चल पड़ा था। अब चेहरा साफ नहीं, सीसीटीवी कैमरे में उनको कैसे पहचाने। पुलिस ने उस इलाके के सारे जो मोबाइल का टावर था उसमें कौन कौन से मोबाइल उस वक्त एक्टिव थे, अब उनको सिलेक्ट करना शुरू किया। धीरे धीरे जब पुलिस ने सिलेक्ट करना शुरू किया तो इत्तेफाक से एक नंबर पर पुलिस की नज़र पड़ी। उस नंबर पर नज़र पड़ते ही पुलिस चौंक उठी। वो नंबर था एक हिस्ट्री शीटर का जिसका नाम था रामजी नागर। रामजी नागर के ऊपर 10-12 केस थे, मर्डर के भी केस थे, जेल जाना रूटीन था उसका, लेकिन इस वक्त इन दिनों जमानत पर बाहर था। अब जिस जगह लाश मिली उस जगह पर रामजी नागर का पाया जाना उसके मोबाइल का पुलिस के कान खड़े कर जाती है। अब पुलिस राम जी को ढूंढती है। इत्तेफाक से राम जी बेफिक्र अपने घर में, पुलिस उससे दबोचती है, उठाती है, लाती है। पहले तो वो इनकार करता है, फिर पुलिस उसे सीसीटीवी कैमरा दिखाती है। मौका या वारदात पर उसके मोबाइल के ज़रिए उसकी मौजूदगी का सबूत देती है। तब राम जी नगर कहानी सुनाता, उसने कहा मैंने मारा। फिर वो 2-3 नाम और लेता है। इसके बाद पुलिस उन जो नाम लिया उनमें से एक नाम के घर पहुंचती है। वो नाम प्रगति के गांव का ही था और उसी गांव में प्रगति जिस गांव में रहती थी उसी गांव के रहने वाले एक लड़के का जिसका नाम था अनुराग। अब पुलिस अनुराग को उठाती है। अनुराग रामजी नगर को पहले ही पुलिस कस्टडी में देख चुका था, उसकी हवा खराब। अब दोनों को बिठाकर पुलिस पूछताछ करती है। इस पूछताछ के बाद अब पुलिस वहाँ से निकलती है और सीधे दिलीप के घर पहुँचती है। दिलीप के घर में अब भी मातम पस रहा है। शादी को 2 हफ्ते भी पूरे नहीं हुए थे। दिलीप की विधवा प्रगति का रो रो कर बुरा हाल। पूरा घर उसको अभी ढाढ़स बंधा रहा है, दिलासा दे रहा है, हमदर्दी जता रहा है। और तभी पुलिस वहाँ पहुँचती है। लोगों को लगा कि केस की तफ्तीश के सिलसिले में पुलिस आई है, कुछ पूछताछ होगी, कुछ जानकारी मिलेगी। लेकिन पुलिस सीधे कहती है कि उन्हें प्रगति से पूछताछ करनी है। फिर भी घर वालों को लगा कि बीवी है, 15 दिन पहले शादी हुई है, हो सकता है कुछ राज की बातें दिलीप ने प्रगति को बताई हो, कुछ दुश्मनों के बारे में। प्रगति अब पुलिस के सामने थी। पुलिस वाले बाकी लोगों को कमरे से बाहर कर देते हैं। अकेले में प्रगति से एक रूम में बातचीत करते हैं, सिर्फ 10 से 15 मिनट। 15 मिनट के बाद अब पुलिस वाले प्रगति का हाथ पकड़े लेडी पुलिस वाली साथ में घर से बाहर निकल रहे हैं। बाहर खड़ी पुलिस की गाड़ी में प्रगति को बैठा रहे हैं। जैसे ही प्रगति को पुलिस वाले गाड़ी में बिठा रहे और पुलिस वाली उसके हाथ पकड़ेगी, पूरे घर वालों का माथा ठनक जाता है कि ये क्या है। एक तो पति सिर्फ शादी के 14 दिन बाद मर गया, 14 दिन के अंदर वो विधवा हो गई और पुलिस उसे अपने साथ गाड़ी में बिठाकर क्यों ले जा रही है। कुछ लोग विरोध करने के लिए सामने आए तो पुलिस ने कहा आप लोग इंतज़ार कीजिए, हम अपना काम कर रहे हैं। ये जो आपकी बहू है असल में आपके बेटे की कातिल यही है। सुनकर पूरा घर एक तरह से लगभग सदमे में चला जाता है। पुलिस थाने पहुंचती है, प्रगति से फिर से पूछताछ होती है। इसके बाद अनुराग और प्रगति का आमना सामना कराया जाता है। फिर रामजी नागर और अनुराग का आमना सामना कराया जाता है और उसके बाद सारी कहानी आईने की तरह साफ हो जाती है। कहानी एक अजीब कहानी। ये कहानी ऐसी थी कि जिसमें अगर थोड़ा सा दिमाग लगा लेती तो शायद दिलीप की जान ना जाती। लेकिन जब दिमाग पर और अकल पर पर्दा पड़ा हो और लालच उस पर्दे को और गहरा कर दे तो फिर कुछ दिखाई नहीं देता। असल में प्रगति जिस गांव में रहती थी उसी गांव के एक लड़के अनुराग से उसकी दोस्ती थी, बरसों पुरानी दोस्ती प्यार में बदल गया। अब दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे। अनुराग एक ट्रैक्टर ड्राइवर था, माली हालत से ठीक नहीं था, लेकिन प्यार अंधा होता है। प्रगति को बस ये था कि किसी तरह से अनुराग उसकी ज़िंदगी में आ जाए, दोनों शादी करेंगे, खुश रहेंगे। लेकिन इधर प्रगति की बड़ी बहन की शादी दिलीप के बड़े भाई से हो चुकी थी और वो एक करोड़पति कारोबारी थे, एक हैसियत थी। फिर उनका छोटा भाई था दिलीप, कुंवारा। घर वालों को लगा बड़ी बेटी को बहुत अच्छे से वो लोग रख रहे हैं, बहुत मान सम्मान दे रहे हैं, इज्जत से रख रहे हैं, पैसे की भी कमी नहीं, हर ज़रूरत पूरी हो रही है। तो हर माँ बाप की ख्वाहिश होती है कि छोटी बेटी को भी इसी तरह खुशहाल ज़िंदगी मिले। तो बात छिड़ी।
खुद प्रगति की बड़ी बहन ने अपने हस्बैंड से बात की, यानी दिलीप के बड़े भाई से। वो भी खुश, क्योंकि बड़ी बहन बहुत संस्कारी, अच्छी, कि चलो छोटी बहन भी ऐसी होगी, एक ही घर में दोनों बहन आ जाएंगी, दोनों भाई भी खुश रहेंगे। रिश्ते की बात पक्की हो गई। लेकिन इधर प्रगति अड़ी हुई थी कि मैं शादी नहीं करूंगी, और पूरा घर प्रगति और अनुराग के रिश्ते से वाकिफ था, लेकिन वो अनुराग के साथ शादी कराने को तैयार नहीं थे। तभी प्रगति के दिमाग में ख्याल आया। एक रोज़ मौका मिलते ही वो गांव में अनुराग से मिली। उसने कहा कि मेरे ऊपर दबाव है, मेरे घर वाले दिलीप से मेरी शादी करना चाहते हैं, मैं सोच रही हूँ कि शादी कर लूँ। अनुराग हैरान कि ये क्या कह रही है। उसने कहा शादी कर लूँ, और शादी के कुछ दिनों बाद अगर दिलीप मर जाए तो दिलीप के हिस्से की सारी दौलत उसकी विधवा होने के नाते उसे मिलेगा, और फिर हम दोनों आराम से शादी कर सकते हैं। फिर माँ बाप भी अब जोर नहीं डालेंगे, वैसे भी तब विधवा हो चुकी होंगी मैं, और विधवा का हाथ थामने से लोग हिचकते हैं, तो समाज बिरादरी वाले हिचकेंगे। ऐसे में तुम आगे बढ़ना, मेरा हाथ मांगना, लोग तुम्हारी तारीफ करेंगे कि देखो एक विधवा को अपना रहा है। पैसे अलग। बात जम गई, दोनों ने प्लानिंग शुरू की। 5 मार्च को शादी हो गई। अब किसी तरीके से वक्त काटना था, लेकिन उतावली इतनी थी प्रगति कि उसे इंतज़ार नहीं हो रहा था। बस ये था कि जल्द से जल्द दिलीप को रास्ते से हटा दें। 6 तारीख को विदा होकर वो मायके गई। उसके 2-3 दिन बाद फिर मतलब ससुराल गई, फिर घर आई। घर आते ही उसने मैसेज भिजवाया, अनुराग से मिलने के लिए कहा। दोनों जाकर एक रेस्टोरेंट में मिलते हैं, और फिर ये तय होता है कि बस अब इंतज़ार नहीं, दिलीप को रास्ते से हटा दो। वो अपने साथ मुंह दिखाई में जो पैसे मिले थे वो लगभग 1 लाख रुपए थे। वो 1 लाख रुपए अपने साथ लाई थी। उसने वो 1 लाख रुपए अनुराग को दिया और कहा कि तुम किसी सुपारी किलर को ढूंढो और ये पैसा उसे दो और बोलो दिलीप को रास्ते से हटा दे। अब अनुराग ने सुपारी किलर को ढूंढना शुरू किया। अपने कुछ दोस्तों के ज़रिए पता चला कि एक रामजी नागर नाम का क्रिमिनल है जो ऐसे काम कर सकता है। वो रामजी नागर से मिला। रामजी नागर को अपने कुछ केसेस के सिलसिले में पैसे की ज़रूरत थी। उसने कहा ठीक है करूँगा, लेकिन 2 लाख रुपए लूँगा। लेकिन अनुराग के पास 1 लाख रुपए थे जो मुंह दिखाई की रकम में से प्रगति ने दिए थे। 1 लाख रुपए का इंतज़ाम खुद अनुराग ने किया और इस तरीके से 2 लाख रुपए हो गए। उसने वो पैसे रामजी नागर को दिए। अब इस बीच में प्रगति वापस ससुराल पहुंच गई, क्योंकि उसे पता था 14 को दिवाली है, 14 मार्च को फिर घर आएंगे मायके में। 14 मार्च को होली के मौके पर वो फिर वापस आई। इसके बाद फिर से प्लानिंग हुई किस दिन ये सब करना है। उसने कहा जिस दिन दिलीप अब घर से बाहर निकलेगा, क्योंकि आजकल शादी की वजह से वो छुट्टी पर है, तो किस दिन निकलेगा इसकी जानकारी वो खुद देगी। और तय हुआ कि व्हाट्सएप कॉल से ही सब बातें होंगी। इसके बाद वो होली के बाद वापस ससुराल पहुंचती है। इत्तेफाक से 19 मार्च दिलीप प्रगति से कहता है कि अब मैं चलता हूँ, सारा काम भैया देख रहे हैं, अब मैं भी काम पे निकलता हूँ। उस दिन पहली बार निकला। वो जैसे ही निकला, इधर प्रगति ने अनुराग को व्हाट्सएप कॉल किया। उसने कहा आज वो काम पर गया है, बस उसका पीछा करो और जहाँ मौका मिले देख लो। अनुराग ने फौरन सुपारी किलर रामजी नागर को फ़ोन किया। अब दोनों इकट्ठा हो गए और इंतज़ार करने लगे। उन्होंने पूरी रेकी कर रखी थी कि ये कहाँ कहाँ जाता है। इत्तेफाक से जब एक रेस्टोरेंट में चाय पीने के लिए रुका दिलीप, तब इनके साथ 2 और लोग थे, वो पहुँचे। उन्होंने कहा भैया हमारी एक गाड़ी फंस गई है, ख़राब हो गई है, आप क्रेन व्रेन आप किराए पर देते हैं, हमारी गाड़ी निकाल दीजिए, मुसीबत में है। दिलीप को लगा मदद करनी चाहिए। उसने कहा चलो, और वो उन सभी को अपने क्रेन पे बैठा कर ले चल पड़ा। एक सुनसान जगह पर उन्होंने क्रेन रोका। उसके बाद अचानक पीछे से दिलीप के सर में गोली मारी। पुख्ता करना चाहते थे इसलिए फिर चाकू से वार किया, और ये सब करने के बाद वहाँ से भाग गए। अब खुलासा हो गया, यानी प्रगति दूसरी शादी करने के लिए पहली शादी करना चाहती थी, लेकिन दूसरी शादी करने के लिए वो इतनी उतावली थी कि पहली शादी में जो मेहंदी के
रंग थे उसको उतरने का भी उसने मौका नहीं दिया। पुलिस की माने तो बड़े आराम से घर वालों के मर्जी के खिलाफ विरोध करके प्रगति सीधे दूसरी शादी यानी अपने प्रेमी अनुराग से शादी कर सकती थी, दिलीप की जान बच जाती। लेकिन प्रगति के मन में कुछ और था। उसे अब सिर्फ प्रेमी अनुराग नहीं बल्कि दिलीप के पैसे भी चाहिए थे। और इस तरह एक मासूम मारा गया और एक पत्नी के हाथों एक पति का और कत्ल हो गया। पति पत्नी का कत्ल कर रहे हैं, पत्नी पति के कत्ल कर रहे हैं। डेटा आपको शुरू में बताया, पता नहीं है दुनिया कहाँ जा रही है। खैर ये थी आज की कहानी। आज की जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, इस कहानी को सुनने के बाद हो सकता है कुछ फिल्में आपके जहन के आगे घूमने लगे। ये वो कहानी है जिसमें पहले वो लोकल पुलिस, फिर सीआईडी, फिर सीबीआई सबने जांच की, लेकिन नतीजा सिफर रहा। ये वो कहानी है जिसमें जिन जिन लोगों को शक के घेरे में लाया गया वो सारे इतने बड़े लोग थे कि एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट में स्टे लेते और फिर नौबत यह आ गई कि अभी लास्ट 2023 में ये तमाम बड़े लोग अदालत में पहुंचते हैं और अदालत एक फैसला देती है। और वो ये कि इस केस का जब जब आप जिक्र करेंगे इन लोगों के आप नाम नहीं लेंगे। आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसमें जो भी शक के घेरे में थे सबके नाम है, लेकिन ले नहीं सकता क्योंकि कोर्ट ने रोक लगा रखी है। इससे पहले जब जब इन लोगों के नाम लिए गए, वीडियो हटा दिया गया यूट्यूब से, एफआईआर दर्ज किया गया उन जर्नलिस्ट के खिलाफ, और अगर वो लोकल हैं तो फिर पता नहीं किस किस तरह की धमकियां मिली। लेकिन अब तो कोर्ट के जरिए उन्होंने एक हथियार ले रखा है, आप चाह कर भी नाम नहीं ले सकते। ये वो कहानी है जिस इलाके की कहानी है। कहानी एक लड़की की है, लेकिन इस लड़की के पीछे 90 और लड़कियों की कहानी है जो गायब हो गई, जिनका मर्डर हुआ, रेप हुआ, आज तक केस नहीं सुलझा। 90 लड़कियों के अलावा 310 से ज़्यादा और महिलाएं हैं जो इसी इलाके में गायब हुई, यानी 400+। क्या हुआ उनके साथ, कैसे हुआ, कौन थे, कुछ पता नहीं। पुलिस की फाइल में ये सारे केसेस अनसॉल्व हैं। जब जब किसी ने जांच करने की कोशिश की ईमानदारी से, उसके साथ पता नहीं क्या क्या हुआ। जो जो इसमें विटनेस गवाह है, एक्सीडेंटली या किसी और तरीके से, उनकी मौत हो गई। क्योंकि इस पूरी कहानी के पीछे जिन लोगों का नाम शक के घेरे में है, जमींदार वो, उस इलाके के सबसे बड़े टेंपल के ट्रस्टी वो, स्कूल उनके, कॉलेज उनके, अस्पताल उनके, पॉलिटिकल सपोर्ट उनके पास, पैसा बेइंतहा बेशुमार, और इन सब वजह से कानून एक तरह से घुटने टेक देता है। जो 400 से ज़्यादा महिलाओं की मैंने बात की और इसमें 90 सिर्फ लड़कियां हैं, एक लड़की के जरिए अगर ये कहानी सुनाऊंगा तो बाकी की 90 और 400 महिलाओं की कहानी आप खुद समझ जाएंगे कि क्या हुआ होगा। ये कहानी है सौजन्या की। सौजन्या एक 22-23 साल की लड़की। कहानी है साउथ कर्नाटक के एक बहुत ही खूबसूरत जगह जिसका अपना 800 साल का हिस्ट्री है। उस जगह का नाम है धर्मस्थला। कहानी धर्मस्थला की है, साउथ कर्नाटका की। इसी धर्मस्थला में एक सौजन्या नाम की लड़की रहा करती थी। सौजन्या एमएन कॉलेज में सेकेंड ईयर की स्टूडेंट थी इस धर्मस्थला के उजिरे इलाके में। एमएस यानी कि धर्मस्थला मंजू नाथेश्वरा कॉलेज, ये एक ट्रस्ट का कॉलेज था। सेकेंड ईयर की स्टूडेंट थी, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। 9 अक्टूबर 2012, 9 अक्टूबर 2012 की बात है। उस दिन भी सौजन्या कॉलेज गई, कॉलेज में क्लास अटेंड किया। 3:45 पे उसने कर्नाटका स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट की बस पकड़ी जो डेली पकड़ती थी, और अपने घर के लिए निकल गई। आखिरी में 2 दोस्त मिली, दोनों के साथ उसने बातचीत की, बस में बैठी, अपने घर के पास वाले बस स्टॉप पर उतर गई। तब घड़ी में वक्त हुआ था शाम के 4:15 बजे। आधे घंटे का यह सफर था कॉलेज से उसके घर तक का। उस दिन तेज बारिश भी हो रही थी। घर उतरती है बस से, जब उतरती है तभी उसके अंकल और आंटी जीप में वहां से गुजर रहे थे। वो उन दोनों को वेव करती है, दोनों हाथ हिलाते हैं, देखते हैं, मुस्कुराते हैं और गाड़ी आगे बढ़ जाती है। अब इसके बाद सौजन्या अपने घर की तरफ, वहां से उसके घर की दूरी 3 मिनट की थी, लेकिन सौजन्या फिर उसके बाद कभी घर नहीं पहुंची। वो गायब हो गई। शाम 7 बजे तक घर वालों ने इंतजार किया, शायद किसी दोस्त के यहाँ रुक गई होगी कुछ और।
और इससे ज़्यादा कभी उसने देर नहीं की थी। जब 7 बज गए घर वालों को फिक्र हुई, आस पड़ोस में पूछा, दोस्तों से पूछा, फिर पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो गया। 200-300 लोग ढूंढने के लिए निकल पड़े सौजन्या को। सौजन्या कहीं नहीं मिली। बड़ी मुश्किल से ये लोग फिर जब रात हुई पुलिस स्टेशन पहुंचे, बेलथांगड़ी पुलिस स्टेशन है, क्योंकि ये कहानी भी वहीं से जन्म लेती है। बेलथांगड़ी पुलिस वाले ने कहा कि रिपोर्ट तो लिख लेते हैं हम आपकी बेटी की गुमशुदगी की, लेकिन तलाश तब करेंगे जब वो सुबह तक घर नहीं आएगी, यानी रात को तलाश नहीं करेंगे। रात से सुबह हो गई, लेकिन सौजन्या घर नहीं लौटी। अब धीरे धीरे सौजन्या की गुमशुदगी की खबर पूरे इलाके में, और वो इलाके में सब भाईचारगी के साथ मिलजुल कर रहते थे। ढूंढ रहे हैं इधर उधर, आसपास के जंगलों में ढूंढ लिया, कहीं नहीं मिला। लेकिन दोपहर होते होते अचानक कुछ लोगों की नज़र सौजन्या के घर से मुश्किल से 300 मीटर की दूरी पर एक जंगल झाड़ी, वहां एक लाश थी। लाश एक पेड़ से बंधी हुई थी और सौजन्या के जो शॉल था, उसी शॉल के जरिए उसको बांधा गया था पेड़ से। जैसे ही देखा, हंगामा मचा, पूरे इलाके को पता चला। 3 से 4 हजार लोगों की भीड़ अगले कुछ मिनटों में उस पेड़ के नीचे थी। लाश की हालत यूं थी कि शॉल से लाश, दोनों हाथ उसके पेड़ से बंधे हुए थे, नीचे के कपड़े गायब थे, जिस्म पर जगह जगह चोट खरोच के निशान। प्राइवेट पार्ट्स पर चूंकि बारिश हुई थी, तमाम मिट्टी का एक तरह से लेप लगा दिया गया था। पुलिस पहुंचती है। पुलिस जब वहां पहुंची तो करीब 3-4 हजार लोगों की तो भीड़ वैसी ही, तो आप समझ लीजिए कि क्राइम सीन का क्या हाल हुआ होगा। पुलिस लाश उठाती है, भेज देती है, आसपास में और चीजें देखती है। लापरवाही का आलम देखिए कि उसी लाश के करीब सौजन्या का बैग और बुक, किताबें पड़ी थी। पुलिस बैग तो ले गई, किताबें वहीं छोड़ दी। वीडियोग्राफी नहीं की क्राइम सीन की, फिंगरप्रिंट्स, फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स, किसी को नहीं बुलाया। और सबसे हैरानी की बात यह थी कि इस पूरे इलाके में रात भर बारिश हुई। जब सौजन्या नहीं लौटी तो रात को और सुबह गांव वाले जब ढूंढने निकले थे तो इस इलाके से भी ढूंढ कर गए थे। इस पेड़ के पास तब कुछ नहीं था, लेकिन दोपहर अचानक वहीं पे लाश मिलती है। और सबसे अजीब बात यह कि पूरा इलाका गीला, मिट्टी, रात भर बारिश हुई, लेकिन बैग और किताबें दोनों बिल्कुल सूखी हुई, यानी साफ था कि कत्ल कहीं और हुआ। बाद में लाकर लाश को यहां डंप किया गया, लेकिन पुलिस ने इन सारी चीज़ों का कोई ध्यान नहीं दिया। पुलिस उठाती है, इसके बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। इधर गांव में हंगामा, जिस तरीके से लाश लोगों ने देखा, उनका गुस्सा, अब विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। इधर सरकारी अस्पताल में लाश को भेजा गया। 10 अक्टूबर को सौजन्या का पोस्टमार्टम होता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आता है कि उसके साथ रेप हुआ और उसका मर्डर हुआ। पर कमाल देखिए, पोस्टमार्टम रिपोर्ट रोशनी में नहीं, लगभग अंधेरे में हुआ। डॉक्टरों ने पूरी रिपोर्ट भी ढंग से नहीं दी, और तो और जो विसरा होती है उसका सैंपल भी नहीं भेजा। बस यूं ही चलता हुआ पोस्टमार्टम, और कोई वीडियोग्राफी नहीं पोस्टमार्टम की। लोगों को पता चला और गुस्सा। इधर 9 को ये गायब हुई, 10 को मिली, उसके बाद पोस्टमार्टम हुआ। 11 अक्टूबर को इसी इलाके में एक बाहुबली की स्टैचू है। उस स्टैचू के पास एक सीढ़ी है। उस सीढ़ी पर एक शख्स बैठा हुआ था जिसका नाम है संतोष राव। ये किसी और इलाके का था, कुछ दिन पहले इस नए शहर में आया था, पर इसे कहीं नौकरी वोकरी मिली नहीं, तो ये रात इसी सीढ़ी पे गुजार लेता। जो मंदिर हैं, टेम्पल है, वहां जाकर खाना खा लेता। शाम करीब 5:30 बजे 11 नवंबर को उसी बाहुबली जो स्टैचू है उसके पास बैठा हुआ था। अचानक कुछ लोग आए, उन्होंने पूछा कि तुम यहाँ क्यों बैठे हो। उनका कहना वो भागने लगा। उन्होंने उसे पकड़ा और पकड़ने के बाद पीटा। पीटने के बाद ले गए बेलथांगड़ी पुलिस स्टेशन और कहा कि यही है सौजन्या का कातिल। पुलिस ने भी पकड़ा, फिर पुलिस ने उससे पूछताछ की। अगले दिन 12 अक्टूबर को पुलिस ने ऐलान कर दिया कि सौजन्या का बलात्कारी और कातिल उन्होंने पकड़ लिया, केस सुलझा दिया, और वो बंदा है संतोष राव। इसके बाद उसी दिन उसी जगह जहाँ क्राइम सीन था वहाँ से 100 मीटर की दूरी पर संतोष राव को अपने साथ ले गए, और जो अंडरगारमेंट्स थे सौजन्या के, वो उन्होंने उसकी बरामदगी दिखाई। फिर उन्होंने कहा कि संतोष राव ने भी कन्फेस कर लिया। संतोष राव का फिर मेडिकल हुआ। संतोष राव को इतना पीटा गया था कि उसके जिस्म पर 17 जगह निशान थे। उसके जिस्म पर खरोचने के भी निशान थे। पुलिस ने बताया कि जब सौजन्या का ये ज़बरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था, सौजन्या खुद से बचाने के लिए इसके जिस्म पर नाखून से उसने
अपने आप को बचाने के दौरान घायल किया था। अब इत्तेफाक से संतोष राव को जिन लोगों ने सीढ़ी से उठाकर पुलिस स्टेशन तक पहुंचाया था, जब उन लोगों की सच्चाई सामने आई तो पूरा गांव और सौजन्या का परिवार इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं हुआ कि संतोष राव ही सौजन्या का कातिल या रेपिस्ट है। उसकी वजह थी जिन 3 लोगों ने खास तौर पर संतोष राव को पकड़कर पुलिस के हवाले किया, वो तीनों उसी इलाके के, उसी टेम्पल के, उसी ट्रस्ट के, उसी जमींदार के अपने सगे नेफ्यू, रिश्तेदार, उसके खास दोस्त थे। इनमें से 2 तो उसी टेम्पल में, एक तो मुलाजिम था और एक के पिता वहां मुलाजिम थे। और सारा शक जिन जमींदार घराने की तरफ जा रहा था, ये तीनों उनसे जुड़े हुए थे। बाकी का छोड़िए, घर वाले भी सौजन्या के मानने को अब तैयार नहीं हुए। इस दौरान हंगामा तब और हुआ जब उन्होंने दिखाया कि सौजन्या का अंडरगारमेंट संतोष राव की निशानदेही पर जंगल से बरामद हुआ। तब मां सामने आई। उन्होंने कहा कि 11 अक्टूबर को संतोष को पकड़ा था। 11 अक्टूबर की रात को पुलिस वाले आए, बेलथांगड़ी पुलिस से, और उन्होंने सौजन्या की मां से पूछा कि जब सौजन्या गायब हुई थी तब उसने क्या क्या कपड़े पहने। फिर उसने स्पेशली पूछा कि उसने अंडरगारमेंट्स क्या पहने थे, किस कलर के पहने थे, किस तरह के पहने थे। उसकी मां ने बताया और उसको कुछ अंडरगारमेंट्स भी दिखाया। उनमें से पुलिस वाले ने एक उठाया और कहा कि मैं ये मिलाने के लिए इसको अपने साथ ले जा रहा हूं। सौजन्या के कत्ल और रेप के बाद 2 दिन बाद पुलिस उसके घर से उसकी मां से एक अंडरगारमेंट्स लेती है, संतोष को अपने साथ जंगल ले जाती है और वही अंडरगारमेंट्स उसकी निशानदेही पर बरामदगी के तौर पर दिखा देती है, जो उसकी मां ने खुद स्टेटमेंट दिया। अब पुलिस की कहानी पे कोई यकीन करने को तैयार नहीं। इधर अचानक अब रिपोर्ट आनी शुरू होती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो आई और फिर जब मेडिकल हुआ संतोष का, और संतोष की जब फॉरेंसिक सारी रिपोर्ट आई, तो पता चला कि सौजन्या के नाखून में जो ब्लड, जो स्किन के टुकड़े, जो मट्टी थे, उनमें से एक भी चीज संतोष से नहीं जुड़ा था। संतोष के जो जख्म के निशान थे, जो उसको खरोचा गया था, उसमें एक भी डीएनए सौजन्या से नहीं मिल रहा था। संतोष के पूरे बॉडी पर और जख्मों पर 2 डीएनए मिले, खुद उसका अपना और एक अनजान, वो भी मेल का, सौजन्या का नहीं था। इसके अलावा जो सीमन और प्राइवेट पार्ट्स की सारी रिपोर्ट आई, उसमें भी सौजन्या के सीमन और बाकी चीजों पर संतोष राव का कोई निशान, कोई सबूत नहीं मिला। अब नहीं मिला, लेकिन पुलिस अड़ी हुई है। पुलिस ने संतोष को ही बनाया और कहा कि बस यही है। अब माँ बाप, गांव वालों को पता था, सब भड़के हुए, 3-4 हज़ार लोगों का प्रोटेस्ट शुरू। आखिरकार थक हार कर सरकार ने नवंबर 2012 में ये केस, यानी 1 महीने के बाद, कर्नाटक सीआईडी को सौंप दिया। अब सीआईडी ने इस केस की तफ्तीश की। घर वालों सबने कहा कि वो जो जमींदार घराने के लोग हैं, आप उनको पूछताछ कीजिए, उनको पकड़िए, वही लोग हैं। सीआईडी ने उनसे पूछताछ की और पूछताछ करने के बाद छोड़ दिया। लोगों का गुस्सा और भड़का। अब धीरे धीरे सीआईडी ने कोर्ट में ये कहा कि हमने पूरी तफ्तीश की और जो लोकल पुलिस, बेलथांगड़ी पुलिस ने जो तफ्तीश की थी वही सही है। संतोष राय ही इसमें अक्यूज्ड है और कोई नहीं है। बल्कि उल्टा ये किया कि उन्होंने कहा कि नहीं, जो नाम आ रहे हैं आप उनसे पूछताछ कीजिए, वो सारे उस बड़े जमींदार, पावरफुल घराने के जो लोग थे और उनमें एक रिलेटिव उनका। सीआईडी ने उल्टा केस यूं पलटा कि कोर्ट में एक दिन गए और उन्होंने कहा कि जिस जमींदार घराने के खास लड़के का नाम लिया जा रहा है, 9 अक्टूबर 2012 को वो धर्मस्थला में था ही नहीं, वो विदेश गया हुआ था और बाकायदा पासपोर्ट, टिकट, वीजा प्रूफ के तौर पर भी पेश कर दिए गए। बाकी जो 3 लोग थे, उस रिश्तेदार के दोस्त, उन तीनों के बारे में सीआईडी ने कहा कि ये तीनों भी 9 अक्टूबर को धर्मस्थला में मौजूद नहीं थे, बल्कि इनका लोकेशन धर्मस्थला से दूर दूसरे शहर में था। जब क्रॉस चेक करके पूछा गया कि इसके क्या सबूत हैं, कमाल देखिए कि लोकल पुलिस ने इन चारों का कॉल डिटेल रिकॉर्ड मोबाइल टावर से कभी ढूंढा ही नहीं, पेश ही नहीं किया अदालत में, न सीआईडी को सौंपा। जबकि आसानी से पता चल सकता था कि इनकी मौजूदगी उस दिन कहाँ थी, सिर्फ उनके मोबाइल के कॉल डिटेल रिकॉर्ड से। लेकिन पुलिस ने उसकी जांच ही नहीं की।
जब ये बात पता चली तो लोगों का गुस्सा फिर भड़का। अब लोग सीआईडी के खिलाफ हो गए। सरकार इधर कर्नाटक की उन तक दबाव पहुंचा, यहाँ तक कि इस जमींदार घराने को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी। और फिर आखिरकार लोगों के गुस्से को देखते हुए 1 साल बाद नवंबर 2013 में ये केस सीबीआई को सौंप दिया गया। अब ये केस सीबीआई को सौंपा जाता है। इधर होता यह है कि घर वाले अब कहते हैं कि सिर्फ संतोष राव अभी तक इसमें अक्यूज है, जो बाकी के लोग हैं उनको भी अक्यूज बनाया जाए, और इस अर्जी के साथ वो सेशन कोर्ट में पहुंच जाते हैं। सेशन कोर्ट में जब वो पहुंचते हैं तो सेशन कोर्ट बाकायदा एक ऑर्डर पास करती है और कहती है कि इन तीनों को भी को अक्यूज बनाया जाए, जिसके बारे में घर वाले लगातार सवाल उठा रहे थे। और ये ऑर्डर पास होता है कोर्ट के जरिए, लेकिन जैसे ही कोर्ट का ऑर्डर पास होता है कि इनको अक्यूज बनाया जाए, वो सभी कर्नाटक हाई कोर्ट पहुंच जाते हैं और स्टे ले लेते हैं। अब उनको को अक्यूज नहीं बनाया जाता। इसके बाद केस चलता रहता है। 2023 में मैंने आपसे कहा कि जितने भी अक्यूज पावरफुल घराने के, उनको लेकर फिर एक और ऑर्डर आता है कि कोई मीडिया, कोई और कहीं इनके नाम नहीं लेगा। तो उनके नाम भी लिए जाने बंद होने लगे। इधर संतोष राव इकलौता, उसके खिलाफ मुकदमा चलता रहा। लोकल पुलिस सीआईडी के बाद अब सीबीआई के पास था। 26 अक्टूबर 2017 को सीबीआई ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की, और चार्जशीट दाखिल करने के बाद सिर्फ एक अक्यूज बनाया, संतोष राव को। कोर्ट में इसके बाद अब मुकदमा चला। कोर्ट में परतें खुलनी शुरू हुई। जिस जगह पर 9 अक्टूबर 2012 को सौजन्या बस स्टॉप से उतरी थी, उसके ठीक पास एक दवाखाना था, मेडिकल स्टोर। वहां पे एक सीसीटीवी कैमरा लगा था। जिस बस स्टॉप पर उतरी थी, वहां पर एक 360 डिग्री सीसीटीवी कैमरा लगा था। इन पूरे बरसों में लोकल पुलिस, फिर सीआईडी, फिर सीबीआई, कभी किसी ने उस सीसीटीवी आई के फुटेज को देखने या खंगालने की कोशिश ही नहीं की। अगर वो सीसीटीवी फुटेज हाथ आता तो ये पता चलता कि बस स्टॉप पर उतरने के बाद उसके आगे पीछे कौन था। इस दौरान में 2 लड़कियों की गवाही हुई शुरू में, जो उन्होंने पुलिस को दी और सीआईडी को। दोनों उसकी क्लासमेट थी सौजन्या की। उनमें से एक ने कहा कि जब वो बस स्टॉप पर उतरी, सौजन्या अपने रास्ते पर, वो अपने रास्ते पर, तो उसने 2 लड़कों को देखा था मोटरसाइकिल पर। एक कह रहा था नहीं, ये जगह सेफ नहीं है, यहाँ खुला है और बारिश भी हो रही है, कहीं और ट्राई करेंगे। वो उसी ट्रस्ट से जुड़े हुए लोग थे। एक और गवाह ने कहा कि जब सौजन्या गायब हुई, उसके नेक्स्ट डे वो 3 लोग जो उनसे जुड़े हुए थे, जिनका नाम नहीं ले सकता, उनमें से 2 आपस में बात कर रहे थे और उसकी दोस्त वहां से पीछे से गुजर रही थी, और उसने अपने कान से सुना, और वो ये कि नहीं, कुछ नहीं होगा, बारिश बहुत हो गई है, तो सबूत तो अपने आप धुल जाएगा। ये नाम थे गवाहों के दोनों, पर इनकी गवाही कभी कोर्ट के सामने कराई ही नहीं गई। एक और गवाह था जिसने सुसाइड कर लिया। कोर्ट ने पूछा कि आप सीसीटीवी कैमरा नहीं लाए। जो अदालत में फॉरेंसिक और मेडिकल सपोर्ट जो प्रूफ दिए गए, कोई डीएनए मैच नहीं किया संतोष राव से, न उसके सीमन पर, न प्राइवेट पार्ट पर, न उसके नाखून में। सौजन्या के नाखून में भी जो ब्लड, स्किन के टुकड़े या मिट्टी, उनमें से एक भी संतोष राव का नहीं था। संतोष राव के जिस्म पर जितनी भी खरोंची थी, उनमें से एक भी सौजन्या का नहीं था। कॉल डिटेल रिकॉर्ड नहीं खंगाला, सीसीटीवी फुटेज नहीं दिया, पोस्टमार्टम रिपोर्ट अंधेरे में हुआ, विसरा संभाल के ही नहीं रखा गया। मतलब हर चीज इस तरह से की गई कि सीधा था कि इस केस में कुछ नहीं होना। 26 अक्टूबर 2017 को जब चार्जशीट दाखिल की, इसके बाद अगले 6 साल तक सेशन कोर्ट में यह मुकदमा चला। 16 जून 2023, 16 जून 2023 को कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया, और कोर्ट ने कहा कि एक भी ऐसा सबूत न पुलिस, न बाद में सीआईडी, न फिर सीबीआई पेश कर सकी जिससे कि बाकी छोड़िए संतोष राव को इस मामले में गुनहगार माना जाए। 12 से लेकर 23 यानी 11 साल तक संतोष राव जेल में रहा, और 16 जून 2023 को कोर्ट ने संतोष राव को बरी कर दिया। इस दौरान में 4 विटनेसेस की मौत हो गई, और इसी 2023 में इसी फैसले के बाद फिर एक और फैसला आता है, जो जमींदार के घराने के लोग पहुंचे थे कि हमारा नाम कोई ना ले। और कमाल देखिए,
कोर्ट ने ऑर्डर भी पास कर दिया कि इनका नाम न लो। एक किसी इलाके में एक पुलिस वाले थे, उनका नाम है गिरीश। गिरीश को जब ये पता चला तो उन्होंने अपने तरफ से इस केस की जांच शुरू की, खूब लड़ाई लड़ी और अभी भी उसमें लगे हुए। इसके बाद धीरे धीरे जब इस इलाके में इस धर्मस्थला की कहानियां को खोदना शुरू किया गया तो पता चला कि धर्मस्थला और उसके आसपास 400 से ज़्यादा महिलाएं और लड़कियां ऐसी हैं जिनका केस आज भी अनसॉल्व है, जो गायब हो गए, जिनका मर्डर हो गया, जिनका रेप हुआ, कुछ पता नहीं। और सबसे कमाल की बात यह थी कि जिस संतोष राव को इस केस में पुलिस, सीआईडी, सीबीआई सब ने अक्यूज बनाया, पुलिस का कहना था कि ये जो 9 अक्टूबर 2012 को सौजन्या गायब हुई और उसका कत्ल हुआ, 8 अक्टूबर को पहली बार संतोष राव धर्मस्थला पहुंचता है। ये एक सृजन इलाका है, वहां रहता था, और आने के बाद इसी ने ये सब कुछ किया। अब यहां एक और भी आप चौंक जाएंगे, इस अक्टूबर से ठीक 1 महीने पहले सितंबर में इसी धर्मस्थला में एक लेडी का और रेप होता और मर्डर होता है। और उस केस में भी पुलिस ने बाकायदा अपने पेपर पर रिकॉर्ड है, संतोष राव को एक्यूज बनाया और पुलिस ने एक ही थाना, एक ही पुलिस और 2 रिपोर्ट, उसमें लिखती है कि संतोष राव बाहर से धर्मस्थला 20 सितंबर को आया था, 20 सितंबर 2012। सौजन्या के केस में वो वही पुलिस लिखती है कि संतोष राव धर्मस्थला में 8 अक्टूबर 2012 को आया था। यानी एक पुलिस 2 रिपोर्ट। एक रिपोर्ट में पुलिस कह रही है पुराने केस में उसको फंसाना था कि वो 20 सितंबर 2012 को शहर में आया पहली बार। सौजन्या की रिपोर्ट में कहती है कि वो मर्डर से 1 दिन पहले 8 अक्टूबर को पहली बार शहर में आया, और ये दस्तावेज है। उन 90 लड़कियों का क्या हुआ, ये जमींदार घराने का नाम क्यों नहीं, और आखिर क्या है इसके बैकग्राउंड की कहानी 800 साल पुरानी। ये टेम्पल, ये ट्रस्ट, ये जमींदार, ये पैसा, ये पावर, और ये इतने सारे लोग जो गायब हो, जिनमें से किसी का सच पता नहीं, सब फाइलों में बिठा दिए गए। इस सौजन्या की एक कहानी से आप समझ सकते हैं। लेकिन मैं इस पर बाकी अभी रिसर्च कर रहा हूँ, जैसे इस टेम्पल, जमींदार और बाकी 490 खासतौर पर लड़कियों की जितनी भी कहानियाँ, जैसे ही उसके बारे में बाकी कुछ पता चलेगा, एक अलग से आपको वो स्टोरी सुनाऊंगा। लेकिन आप सोचिए, हमारे देश में आज इस धर्मस्थला जैसी जगहों पर आज के दौर में जब इतना सब कुछ मुहैया हमारे पास, टेक्नोलॉजी से लेकर सब इन्वेस्टिगेशन के लिए, और ये बहुत बाबा आदम के ज़माने की बात नहीं है, 2012 की बात है सिर्फ सौजन्या का, और उससे 1 महीने पहले इसी जगह पर एक और महिला का रेप और कत्ल हुआ था। हर केस पुलिस अंधे कुएं की तरफ ले जाती है, और ऊपर से कमाल कोर्ट का देखिए कि इन सारी चीज़ों को सामने लाने की बजाय ये होता है कि भैया जो जो इसमें शक के दायरे में, आप उनका नाम नहीं ले सकते। क्या कहिएगा? तो इसके बारे में और जो मैंने बताया कि बाकी 490 लड़कियां, इस टेम्पल, इसकी हिस्ट्री, इसका इतिहास, इसके पैसे, और वो लड़ाई किस चीज़ के लिए है, वो लालच या ताकत क्या है, जैसी कंप्लीट होता है डिटेल में आपको सुनाऊंगा।